नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 24 की सरकार में। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। छत्तीसगढ़ में सभी 11 लोकसभा सीटों पर अब पिक्चर क्लियर हो चुकी है। बीजेपी ने जहां अपनी पहली ही लिस्ट में 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था, तो वहीं अब कांग्रेस ने देर से ही सही लेकिन धीरे धीरे अपने सभी प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। ऐसे में अब कौन किस पर भारी पड़ेगा और कहां कौन से नए बदलाव चुनाव के नतीजों में देखने को मिलेंगे, 24 की सरकार में आज बात इसी मुद्दे पर। तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के योद्धा चुनावी रण में उतर चुके हैं। अब कौन सा योद्धा किसे पटखनी देगा, ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन उससे पहले हर कोई जीत का दम भरता नजर आ रहा है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कांग्रेस के प्रत्याशियों पर क्या कुछ कहना है बीजेपी का। 11 की 11 लोकसभा सीटें कांग्रेस की तय हुई, वो भी अभी ले देकर, जिसमें भी विधानसभा के लड़े प्रत्याशी फूके हुए कारतूस जो पहले चल चुके हैं और जिसमें निशाना भी नहीं लगा, जिनके नेतृत्व में विधानसभा की सरकार चली गई भूपेश बघेल की, कांग्रेस की, ऐसे नेताओं को फिर लोकसभा में खड़ा किया है। भाजपा कहती थी, वो सच साबित हुआ कि कांग्रेस में अंतरकलह है, असंतोष है, कई फाड़ों में बढ़ चुकी है और कोई नेता लोकसभा लड़ने तैयार नहीं है। अब देखिए वही रिपीट हो रहे, चाहे देवेंद्र यादव हो, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे ताम्रध्वज साहू हो। निश्चित रूप से कांग्रेस का हाथ। कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। पहले चरण के जब प्रत्याशी घोषित हुए तो उनके खिलाफ क्रिएटिव बनाए गए, उनकी छवि खराब करने के लिए अनर्गल आरोप लगाए गए। जब हमारे बस्तर के प्रत्याशी घोषित हुए तो भारतीय जनता पार्टी तो कोमा की स्थिति में चले गई कि उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाया गया। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के जो बी टीम के लोगों ने बयान जारी किया। जनता अब कांग्रेस के पक्ष में खड़ी दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में अनर्गल बयानबाजी कर रही है। तो चलिए अब आपको बीजेपी और कांग्रेस की ओर से उतारे गए प्रत्याशियों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने बस्तर में महेश कश्यप पर भरोसा जताया है। राजनांदगांव से संतोष पांडे को टिकट दिया गया है। वहीं कांकेर से भोजराज नाग को प्रत्याशी बनाया गया है। महासमुंद की बात करें तो यहां से रूप कुमारी चौधरी चुनावी मैदान में हैं। रायपुर लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से बृजमोहन अग्रवाल चुनावी मैदान में नजर आएंगे। दुर्ग लोकसभा सीट से बीजेपी ने विजय बघेल को टिकट दिया। सरगुजा सीट की बात करें तो यहां से चिंतामणि महाराज, जो कि हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उन पर भरोसा जताया। रायगढ़ सीट की बात करें तो यहां से राधेश्याम राठिया को टिकट मिला है। बिलासपुर की बात करें तो यहां से पार्टी ने तोखन साहू पर भरोसा जताया है। वहीं जांजगीर चांपा में कमलेश जांगड़ पर भरोसा जताया है पार्टी ने। हालांकि अब ये प्रत्याशी उस भरोसे पर कितने खरे उतरते हैं देखना होगा। कोरबा लोकसभा सीट जिसमें सरोज पांडे को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सरोज पांडे पहले भी सांसद की भूमिका भारतीय जनता पार्टी की ओर से निभा चुकी हैं। और अब बात करते हैं कांग्रेस के 11 प्रत्याशियों की जिन पर पार्टी ने भरोसा जताया है। और सबसे पहले बस्तर सीट की बात करें तो यहां से कांग्रेस ने कवासी लखमा पर उम्मीद जताई है। वहीं राजनांदगांव से कांग्रेस ने भूपेश बघेल को चुनावी मैदान में उतारा है। और बात करें कांकेर लोकसभा सीट की तो यहां से पार्टी ने बीरेश ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही महासमुंद से ताम्रध्वज साहू को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं रायपुर सीट की बात करें तो विकास उपाध्याय यहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होंगे। दुर्ग लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से कांग्रेस राजेंद्र साहू को उम्मीदवार बना रही है। और सरगुजा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने शशि सिंह को प्रत्याशी बनाया है। वहीं रायगढ़ से डॉक्टर मेनका देवी सिंह को टिकट दिया गया, राजघराने से ताल्लुकात रखती हैं। बिलासपुर की बात करें तो यहां से देवेंद्र सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ ही जांजगीर चांपा में शिव कुमार डहरिया चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। और कोरबा लोकसभा सीट से ज्योत्सना महंत को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। और अब आपको बताते हैं कि किस प्रत्याशी की किस सीट से किसके साथ टक्कर देखने को मिलेगी और कौन अपनी पार्टी के लिए जिताऊ उम्मीदवार साबित होता है। बस्तर लोकसभा सीट से बीजेपी के महेश कश्यप के सामने कांग्रेस के पूर्व मंत्री कवासी लखमा हैं।
वहीं राजनांदगांव लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद संतोष पांडे के सामने प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल रहेंगे और कांकेर लोकसभा सीट से बीजेपी के भोजराज नाग के सामने कांग्रेस के बीरेश ठाकुर उन्हें टक्कर देंगे। महासमुंद की बात करें तो इस लोकसभा सीट से बीजेपी की रूप कुमारी चौधरी के सामने कांग्रेस के प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हैं और रायपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के सामने कांग्रेस से रायपुर पश्चिम से पूर्व विधायक विकास उपाध्याय हैं। दुर्ग लोकसभा सीट से बीजेपी के मौजूदा सांसद विजय बघेल के सामने कांग्रेस के प्रदेश सचिव राजेंद्र साहू हैं। सरगुजा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के चिंतामणि महाराज के सामने कांग्रेस की शशि सिंह होंगी जो कि चुनौती दे रही हैं। रायगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी के राधेश्याम राठिया हैं प्रत्याशी, वहीं कांग्रेस की डॉक्टर मेनका देवी सिंह को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं बात बिलासपुर लोकसभा सीट की करें तो यहां से बीजेपी के तोखन साहू को उम्मीदवार बनाया भारतीय जनता पार्टी ने और उनके सामने कांग्रेस के देवेंद्र सिंह यादव होंगे। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट से बीजेपी के कमलेश जांगड़ के सामने कांग्रेस के डॉक्टर शिव कुमार डहरिया हैं और इसी तरह कोरबा लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से भारतीय जनता पार्टी की पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के सामने कांग्रेस की मौजूदा सांसद ज्योत्सना महंत हैं। तो ये तमाम वो सीटें जहां पर कौन किसको टक्कर देगा ये हमने आपको बताया है। भारतीय जनता पार्टी के 11 योद्धा तैयार हैं। बस्तर की बात करें, यहां से महेश कश्यप चुनावी मैदान में, जैसा कि हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसी के साथ राजनांदगांव से संतोष पांडे को चुनावी मैदान में उतारा गया है और अलग अलग क्षेत्रों से कौन कौन प्रत्याशी है उस बात की हमने आपको जानकारी दी। अब आपको बताते हैं उन 2 सीटों के बारे में जहां जीत हासिल करना वाकई दोनों पार्टियों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। एक तरफ जांजगीर चांपा है तो वहीं दूसरी ओर सरगुजा लोकसभा सीट है। सबसे पहले जांजगीर चांपा की बात करें तो ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहां 8 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी के कद्दावर नेता भी इस सीट से चुनाव हार चुके हैं। वहीं 8 में से 7 सीटों में जीत का अंतर 10,000 वोटों से भी ज्यादा है। आपको बता दें कि यही कारण था कि अमित शाह ने इसी सीट से प्रचार का शंखनाद किया। वहीं दूसरी ओर सरगुजा लोकसभा सीट की बात करें तो सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और लोकसभा चुनाव में भी इसका असर दिख सकता है। संभाग में रायगढ़ और कोरबा सीट भी शामिल है। वहीं इस सीट पर कांग्रेस के कद्दावर नेता भी कई बार चुनाव हार चुके हैं। तो ये हमने प्रत्याशियों की जानकारी दी। इसी के साथ कौन सी सीट पर कितनी बड़ी टक्कर इस बार प्रत्याशियों की होने वाली है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि 11 लोकसभा सीटें हैं। चुनावी रण में जो दोनों ही मुख्य राजनीतिक दल हैं उनको अब ऐलान कर दिया गया है प्रत्याशियों का। और इसी बीच खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। लिस्ट में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं। सीएम मोहन यादव और विष्णुदेव साय का भी नाम है इसमें। योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा शर्मा का भी नाम इसमें शामिल है। तो छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 40 स्टार प्रचारकों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है। और ये वो तमाम नेता, 40 नेता जो कि छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रचार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर 40 स्टार प्रचारकों की सूची छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी नाम है इसमें। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही कई बड़े नेता ऐसे जो कि इस बार छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में प्रचार प्रसार करते भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते नजर आएंगे। तो 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है और मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी इस सूची में है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं, यानी कि वो भी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं जो कि पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे, स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे। और चलिए बातचीत करेंगे। बाबूलाल शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ गए हैं। रुपेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ रायपुर से सीधे जुड़ गए हैं। बाबूलाल शर्मा जी, बहुत स्वागत करती हूं आपका।
रुपेश, सवाल मेरा सबसे पहले आपसे है। मैं आपसे समीकरण समझना चाहूंगी। 11 सीटों पर दोनों दलों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी एक कदम और आगे निकली, स्टार प्रचारक घोषित कर दिए हैं। क्या माहौल वहां पर? देखिए, जाहिर तौर पे अगर मैदान की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिखी है, और बढ़त सिर्फ प्रत्याशियों के ऐलान में नहीं दिखती है बल्कि संगठन के स्तर पर दिखती है। जमीनी तौर पर कार्यक्रमों और जो लोगों से संपर्क करने के अभियान को लेकर के भी दिखती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिवेटेड है, लेकिन कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि कार्यकर्ता का कैसे चार्ज किया जाए, कार्यकर्ता कैसे मैदान में निकले। कुछ सीटों पर, जैसे जहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लड़ रहे हैं, वहां पे कांग्रेस काफी दिखती है मैदान में, लेकिन कई सीटों पर कांग्रेस अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। विकास उपाध्याय प्रचार कर रहे हैं, शिव डहरिया प्रचार कर रहे हैं, सब अपनी अपनी सीटों पर प्रचार कर रहे हैं। और आज कल जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, जाहिर तौर पे उसमें से कई ऐसे समीकरण हैं जिसको साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की है। सबसे पहले बात सरगुजा की करते हैं तो सरगुजा से चिंतामणि महाराज को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, जो कि कंवर समाज के हैं, और उसके बनिस्पत कांग्रेस ने गोंड समाज के प्रत्याशी शशि सिंह को उतारा है। शशि सिंह राहुल गांधी की जो टीम है उसके करीब रही हैं और न्याय यात्रा में लगातार, पहली जो न्याय यात्रा होती है उसमें शुरू से लेकर आखिरी तक शामिल रही थी। जो खेलसा है, पूर्व सांसद है वहां के कांग्रेस पार्टी से और मौजूदा पिछली बार के विधायक थे, उनकी ये पोती लगती है, लेकिन उनसे बनती नहीं है। इनके पिता खुद विधायक तुलेश्वर सिंह रह चुके हैं, तो राजनीतिक परिवार से है और लगातार पिछले 1 महीने से संपर्क कर रही है। तो वहां पे आदिवासी सीट है, आदिवासी बहुल सीट है, किस तरह के समीकरण बनते हैं ये देखना होगा, क्योंकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की टीम है जो बहुत एक्सपीरियंस है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करके जिनका मनोबल काफी बड़ा हुआ है, और शशि सिंह नई प्रत्याशी है, तो नई प्रत्याशी को जनता कितना एक्सेप्ट करती है ये देखने वाली बात होगी। रायगढ़ सीट की बात करें तो बहुत सारे समीकरणों को खंगाला गया, और बहुत सारे समीकरणों को खंगालने के बाद मेनका सिंह को, जो कि पूर्व सांसद की बेटी हैं, उनको सारंगढ़ राज परिवार से ताल्लुक रखने वाली गोंड समाज की आती हैं, उनको टिकट दी गई। यहाँ पे चर्चा थी कि किसी सिदार को दिया जाए, किसी राठिया को दिया जाए, लेकिन आखिरकार बात आई और फिर मेनका सिंह को दिया गया। इसी तरीके से बिलासपुर की जो लड़ाई वो बहुत दिलचस्प है, और जी मध्य प्रदेश ने सभी प्रत्याशियों के क्या समीकरण है ये लगातार समझाया है और नाम भी दे दिए थे। जो बिलासपुर की सीट है वहां पे आला कमान टीएस सिंहदेव को चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन टीएस सिंहदेव नहीं लड़ना चाह रहे थे पारिवारिक दिक्कतों की वजह से, और उसके बाद फिर वहां पे यह तय हुआ कि यादव लड़ाया जाए। चरणदास महंत विष्णु यादव को चाहते थे, जबकि भूपेश बघेल चाहते थे कि वहां पे कोई कद्दावर नेता लड़े, और इसलिए देवेंद्र यादव को वहां से चुनाव लड़ाया गया। जांजगीर पहले से घोषित सीट है, शिव डहरिया को उतारा गया है, जो कि मंत्री रहे हैं भूपेश सरकार में। इसके अलावा कोरबा से ज्योत्सना महंत, जो कि नेता प्रतिपक्ष की वाइफ हैं और पिछली बार सांसद भी चुनी गई थी, उनको मैदान में उतारा गया है। तो वहां पे बहुत जबरदस्त इक्वेशन है। भाजपा के अंदर बताया जा रहा है कि काफी उसको लेकर के बिल्कुल, और ये कड़ा मुकाबला है रुपेश। मैं और सीटों पर आपसे जानकारी लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं बाबूलाल शर्मा जी का रुख करना चाहूंगी। और बाबूलाल शर्मा जी, एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगी, हालांकि अब तो दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन फिर भी इस मामले में कांग्रेस पार्टी पीछे नजर आई, और जो बाकी बची 4 सीटें थी, कल रात उसके प्रत्याशी घोषित किए हैं। ये इतना विलंब जो लग रहा था, उसका कारण क्या था? आप अपने अनुभव से क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जो रणनीति बनाई है कांग्रेस ने, तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी सोच समझ करके टिकट देने की रणनीति बनाई थी। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा सोच करके उन्होंने जो है बहुत ही ध्यान से जो है हर दृष्टिकोण से जातिगत समीकरण, लोकल समीकरण, बहुत सारी बातों को जोड़ करके जो है ये प्रत्याशी चयन किया है। ये अंतिम में जो है दुर्ग के प्रत्याशियों को जैसे चांपा जांजगीर से लड़ाया, शिव कुमार डहरिया को, ताम्रदेव साहू को महासमुंद से लड़ाया, देवेंद्र यादव को बिलासपुर से लड़ाया, तो ये जाति समीकरण गांठा है। ये ताम्रदेव साहू वहाँ साहू बाहुल्य होने की वजह से वहाँ उनको दिया गया है जी। और दुर्ग साहू बाहुल्य है, साहू लोगों की बाहुल्यता है, वहाँ राजेंद्र साहू को दिया गया है। उसी तरह यादव के लिए बिलासपुर में यादव ज्यादा है, वहाँ दिया गया है। ये सारी चीजें सोच समझ करके की गई है, और कवासी लकबा की टिकट इसलिए तय की गई है, मुझे जो लगता है कि दीपक बैज को पूरे प्रदेश का चुनाव लड़वाना है, इसलिए जो है उनको खाली रखा जाए। और कवासी लकमा जो 7 बार के विधायक है, वहाँ लोकप्रियता है, और उस क्षेत्र में भी उनकी पहुंच पकड़ है, जहाँ नक्सली क्षेत्र कहा जाता है, सरकार जहाँ नहीं जाती कहते हैं, वहाँ ये
जाना आना भी कर लेते हैं। और बीरेश ठाकुर का जहां तक प्रश्न है, वो मात्र 6,914 वोट से हारे थे पिछली बार, और उनके प्रति सहानुभूति लोगों को है कि हमने इनको जिताना चाहा था लेकिन ये थोड़े से वोट से हार गए थे। वो सहानुभूति का फायदा उनको मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। और जहां तक सवाल है राम मंदिर, इस बात बड़ा मुद्दा है, और डबल इंजन की सरकार बड़ा मुद्दा है। ये दो मुद्दों को लेकर के कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी जो है, सारी बातों को भुला देना चाहती है। जो अयोध्या के दर्शन का लाभ है, और जो माने इसमें जो राम मंदिर की आस्था है, वो वास्तविकता पर हावी हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। महंगाई, बेरोजगारी, सारी चीजों पर मंदिर भारी रहेगा, ऐसा मुझे महसूस होता है, और ऐसी रणनीति मुझे दिखाई भी देती है। मोदी की गारंटी भी जो है इसमें बड़ा काम करेगी। मोदी की गारंटी का भारतीय जनता पार्टी को एहसास है कि मोदी पर विश्वास लोग कर रहे हैं, उसका भी लाभ उठाया जाएगा कि मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी का पूरा होना। ये सारी चीजें लेकर के जो है, और सबसे बड़ा हथियार जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो है कि प्रत्याशी जो है उसको कितना बदनाम किया जा सके, उसके ऊपर क्या क्या आरोप है उसको उजागर किया जा सके। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, वो सारी चीजों को उजागर, ईडी का जो मामला है उसको उठाया जाए, एफआईआर की बात की जाती है। तो इस तरह से जो है प्रत्याशियों की छवि को धूमिल करके उनको नीचे लाना, उनकी लोकप्रियता को नीचे लाने का प्रयास रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बिल्कुल, मैं लौट रही हूँ बाबूलाल जी आपके पास। रुपेश हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रुपेश, जिस तरह से आप अलग अलग सीटों का विवरण कर रहे थे, जानकारी दे रहे थे, एक और जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, इस बार चुनौती थोड़ी सी भारतीय जनता पार्टी के सामने ये थी कि कुछ सिटिंग एमपीज थे जिनको इस बार विधानसभा के चुनाव में उतार दिया गया था, और अब वो जो पद खाली थे उसमें नए चेहरों को मौका दिया गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से बस्तर में जो सांसद थे उनको टिकट नहीं देना, और उसके बाद कवासी लखमा को वहां से मौका देना, ये क्या संकेत दे रहा है? और कवासी लखमा के मौके के बाद बीजेपी भी उन पर निशाना साधती नजर आ रही है, कवासी लखमा पर। देखिए, कवासी लखमा की अपनी पहचान है पूरे बस्तर में। वो जब किसी मंच पर खड़े होते हैं तो पब्लिक की ओर से हुटिंग होती है। मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अंदर किसी और नेता के लिए इस तरह का क्रेज देखा जाता है। कवासी लखमा के साथ दूसरी सबसे बड़ी जो एडवांटेज है कांग्रेस पार्टी को दिखती है, वो ये दिखती है कि पूरी तरह से ठेठ बस्तरिया हैं। उसी तरीके से हाट बाजारों में चले जाते हैं मंत्री रहते हुए भी, और जा करके मड़िया पीने लगेंगे, मुर्गा लड़ाई होती है उसमें शामिल हो जाएंगे। तो वो पब्लिक के बीच इतने ज्यादा इंटरैक्ट रहते हैं कि कांग्रेस को ये लगता है कि जो दीपक बैज हैं वो थोड़े से अप मार्केट हैं, लेकिन जो कवासी लखमा है, दूसरा वो मंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं, 7 बार के विधायक रहे हैं। तो जाहिर तौर पे अगर दोनों के वजन को तौला जाए तो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पोस्ट में ऊपर हैं दीपक बैज, लेकिन कवासी लखमा की बस्तर में पकड़ ज्यादा बड़ी है। तो इस नाते मुझे लगता है कि उनको मौका दिया है। और इसी तरीके से कांकेर में जो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वहां के, वो जो वीरेश ठाकुर हैं उसके सपोर्ट में उस तरह से नहीं हैं। तो ये कैसे कांग्रेस पार्टी मैनेज करेगी, वीरेश ठाकुर कितनी गंभीरता से लड़ेंगे। एक बात और ध्यान रखनी होगी, कांग्रेस के कैलकुलेशन में यह बात नहीं आ रही है कि पिछला चुनाव विधानसभा चुनाव जीतने के बाद राज्य में सत्ता में काबिज होते हुए लोकसभा का लड़ा था, तब वीरेश ठाकुर को 6 से 7 हजार वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन क्या वो परिस्थितियां आज भी हैं? हालांकि उनके बारे में कहा जाता है कि वो 5 साल तक एक्टिव रहते हैं और बहुत डाउन टू अर्थ हैं। वो एडवांटेज है कि वहां पे मोहन मरकाम के नाम की चर्चा थी, अनिला भेड़िया के नाम की चर्चा थी, वहां पे दीपक बैज के नाम की चर्चा शुरू हो गई थी, यानी कि एक प्रदेश अध्यक्ष और 2 पूर्व मंत्री। लेकिन उसके बावजूद मौका वीरेश ठाकुर को मिला है, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि जमीन पर उनकी पकड़ मजबूत है। लेकिन उनके सामने भी चुनौती बहुत ज्यादा है। जैसा बाबूलाल शर्मा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, उनका चेहरा, ये सारी चीजें सारे इक्वेशन को वॉश आउट कर देगा, ये इस बात की संभावना कई जानकार जता रहे हैं। तो कांग्रेस की जो चुनौती है वो सिर्फ कैंडिडेट को लेकर के नहीं है, उनके अगेंस्ट में जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, भोजराम नाग वो पहले विधायक रह चुके हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी टिकट कटी थी, लेकिन उसके बावजूद उनकी अब पहचान है, गौड़ समाज में उनकी छवि है और इस नाते उनको मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा है। और चूंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डबल इंजन की सरकार का सपोर्ट मिलता है तो वो प्रत्याशी अपने आप बड़ा हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर इक्वेशंस को ध्यान रखा गया है, लेकिन बहुत बड़े चेहरे इस बार मैदान में नहीं उतारे गए हैं।
अगर विजय बघेल को छोड़ दिया जाए या संतोष पांडे को आप काउंट कर लीजिए क्योंकि वो दूसरी बार के सांसद हैं, बाकी तमाम नए चेहरे कुछ हैं, कुछ विधायक हैं, यानी कि बहुत नोन फेस नहीं है। तो ये परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। सरोज पांडे का नाम भी लेना चाहूंगा। मुझे लगता है कि चुनौती दोनों ही पार्टियों के सामने उतनी ही बड़ी है। रूपेश, बहुत शुक्रिया आपका, और बाबूलाल शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर चुनाव होने हैं और इसे लेकर दोनों राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ये तो अब चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि किस पर जनता ने भरोसा जताया है।